मैं सुधाकर कुमार। आर्द्रता यह वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प है। जलवाष्प बाष्पीकरण से, बाष्पोत्सर्जन से, ज्वालामुखी विस्फोट से आते हैं वायुमंडल में। यह तीन प्रकार के होते हैं। पहला, निरपेक्ष आर्द्रता। एक निश्चित आयतन में उपस्थित जलवाष्प निरपेक्ष आर्द्रता कहलाता है और आर्द्रता सामर्थ्य की तुलना में उपस्थित निरपेक्ष आर्द्रता सापेक्ष आर्द्रता कहलाता है। वहीं 1000 ग्राम वायु में उपस्थित जलवाष्प को विशिष्ट आर्द्रता बोलते हैं। आर्द्रता सामर्थ्य तापमान के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। आर्द्रता सामर्थ्य का मतलब मैक्सिमम कितना जलवाष्प को वायु अपने अंदर स्टोर कर सकता है। सापेक्ष आर्द्रता तापमान के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। वर्षा कैसे होती है? जब वायु संतृप्त हो जाए। प्रश्न उठा, वायु संतृप्त कितने तरीकों से हो सकता है? तो ये दो तरीकों से संतृप्त हो सकता है। पहला, अगर निरपेक्ष आर्द्रता को बढ़ा दिया जाए और इतना बढ़ा दिया जाए कि वह सापेक्ष आर्द्रता सामर्थ्य के बराबर हो जाए। प्रश्न उठा, कैसे कर सकते हैं? तो जब वायु जलीय भाग के ऊपर से गुजरती है तो ऐसा हो सकता है। दूसरा ये कि आर्द्रता सामर्थ्य को ही घटा करके निरपेक्ष आर्द्रता के बराबर कर दिया जाए। प्रश्न उठा, कैसे कर सकते हैं? तो वायु के को वायुमंडल में उत्थान करा दिया जाए, जिससे क्या होगा कि वायु का तापमान कम हो जाएगा। वायु का तापमान जैसे ही कम होगा, आर्द्रता सामर्थ्य भी कम हो जाएगा, क्योंकि आर्द्रता तापमान के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तापमान घटेगा, आर्द्रता सामर्थ्य भी घटेगा। संघनन क्या है? तो संघनन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, जलवाष्प जल की बूंद में परिवर्तित होता है। यह परिवर्तन वर्षा के रूप में भी हो सकता है, फुहार, हिमपात, ओला, कोहरा, ओस और पाला के रूप में भी हो सकता है। कंडीशन सबका अलग अलग होगा। जैसे वर्षा, वर्षा क्या है? पहली बात तो यह जलवाष्प को जल की बूंद में परिवर्तित होना और गुरुत्व बल के कारण पृथ्वी पर गिरना ही वर्षा कहलाता है। वर्षा होने की कंडीशन क्या होनी चाहिए? वायु का आर्द्र हो, है ना, वायु का संतृप्त होनी चाहिए और सापेक्ष आर्द्रता 100% होनी चाहिए। सापेक्ष आर्द्रता 100% कहने का मतलब ये हुआ कि निरपेक्ष आर्द्रता का मान आर्द्रता सामर्थ्य के बराबर हो। वर्षा के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जिनमें से पहला है संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा का प्रमुख कारण है अधिक तापमान। इसकी विशेषता है मूसलाधार वर्षा, चमक और गरज के साथ। यह विषुवतीय क्षेत्रों की प्रमुख विशेषता है दोस्तों, और यह ग्रीष्म ऋतु में खास करके दोपहर के बाद होता है। पर्वतीय वर्षा के प्रमुख कारण जो है पर्वत की उपस्थिति है। अब पर्वत की ऊंचाई इतनी हो ताकि वायु संतृप्त हो सके, वायु ठंडी हो सके और संतृप्त हो सके। पर्वत है, यह पवन के प्रवाह के लंबवत होनी चाहिए। पर्वतीय वर्षा की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि जिस ढाल के सहारे वर्षा होती है वहां पर अधिक वर्षा होता है और इस ढाल को पवन अभिमुखी ढाल कहते हैं। दूसरा यह भी हो सकता है कि विपरीत ढाल पर वर्षा हो ही नहीं, तो इस ढाल को पवन विमुखी ढाल बोलते हैं और यहाँ या इस क्षेत्र को वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि वहां वर्षा होगा ही नहीं, है ना, पर्वत के दूसरी भाग में। तीसरा, वाताग्र वर्षा होता है। पहली बात कि वाताग्र है क्या? तो दो भिन्न राशियों यानी बोले तो ठंडा और गर्म वायु के मिलने से बना एक संक्रमण क्षेत्र है। प्रश्न उठा, संक्रमण क्षेत्र क्या है? तो यह एक ढलुआ सतह है। जब यह ढलुआ सतह है तो इसके निचले साइड से यानी निचले की सतह से ठंडे वायु प्रवाहित होती है और इसे शीत वाताग्र बोलते हैं, और इसके ऊपरी भाग से या ऊपरी सतह से गर्म वायु प्रवाहित होती है और उसे उष्ण वाताग्र कहा जाता है।
केस 3 ये हो सकता है कि ठंडा वायु गर्म वायु के ऊपर को उठाए। तो इस प्रकार से दोनों जो है वायु वो मिल जाएंगे और इस प्रकार से जो वातावरण बनेगा उसे अधिवेश वातावरण कहेंगे। केस चौथा ये हो सकता है कि ठंडा और गर्म वायु एक दूसरे के समानांतर चले, जिससे क्या होगा कि वातावरण के बीच में एक अस्थायी क्षेत्र बन जाएगा और इसे हम अस्थायी वातावरण कहते हैं। हिमपात। हिमपात क्या है? तो जलवाष्प का हिम में बदलना और पृथ्वी पर गिरना ही हिमपात है। इसके कंडीशन कब होगा, कैसे होगा, जानते हैं। प्रश्न उठा हिमपात कब होगा? तो मान लेते हैं यह बादल है और इसकी एक रेखा है हिम रेखा। इसके इसके ऊपरी भाग यानी हिम रेखा के ऊपरी साइड में तापमान हिमांक बिंदु से कम होगा, बोले तो -0 डिग्री सेल्सियस होगा। और निचले हिस्सा में हिम रेखा के निचले हिस्सा में तापमान हिमांक बिंदु से ज्यादा होनी चाहिए और वहां से पर जल की पर्याप्त मात्रा हो, बोले तो जलवाष्प की पर्याप्त मात्रा हो और वायु का तीव्र आरोहण हो नीचे से, ताकि क्या हो, ताकि बर्फ के छोटे टुकड़े को वापस पुनः -0 डिग्री सेल्सियस जोन में भेजा जा सके। और वहां पर क्या होगा कि बर्फ के जो छोटे आकृति के हैं वह एक बड़े आकार के बर्फ के रूप में तब्दील हो सके। वह क्या है, तो सतह के ऊपरी वायु का संघनन होना और जल की बूंदों में परिवर्तित होना ही ओस कहलाता है। प्रश्न उठा ये ओस कब बनेगा? जब ठंड सतह क्या हो, ठंडा हो, है ना, ठंडा का मौसम हो और स्वच्छ आकाश हो। स्वच्छ आकाश क्यों जरूरी है? ताकि पृथ्वी के जो पार्थिव विकिरण है वो बादल से पुनः टकरा करके वापस ना आ जाए, क्योंकि वापस आ जाएगा गर्मी के कारण क्या होगा कि पानी बाष्पीकृत हो जाएगा। इसलिए आकाश ढका हुआ होनी चाहिए, आकाश स्वच्छ नहीं होनी चाहिए, यानी बोले तो बादल होनी चाहिए आकाश में, बादल नहीं होनी चाहिए। अगला है पाला। तो पाला क्या है? तो सतह के ऊपर वायु का संघनन होना और बर्फ के रूप में परिवर्तन होना पाला कहलाता है। प्रश्न था पाला कब बनेगा? जब कड़ाके की ठंड हो और स्वच्छ आकाश हो। कोहरा। तो कोहरा सतह के कुछ ऊंचाई पर अर्ध वायु का संघनन तथा जल के छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित होता है। इस प्रकार के कोहरा को हम विकिरण कोहरा कहते हैं। कोहरा बहुत प्रकार के हो सकते हैं, जैसे पर्वतीय एवं घाटी कोहरा, बतागरी कोहरा, जलीय कोहरा, एक अभिवर्णीय कोहरा है। अभिवर्णीय कोहरा दो प्रकार से बन सकता है। पहला, जब शीतल वायु जलीय भाग के ऊपर से प्रभावित हो, अथवा जब गर्म वायु शीतल वायु के, है ना, ऊपर से प्रभावित हो तो कोहरा बन सकता है। बस। जय हिंद, जय भारत।